हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो देखो, मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो कॉपी लिखते हैं, कॉपी में आंसर शीट को कैसे लिखना है, यानी जो आप लोगों की उत्तर पुस्तिका होगी, उत्तर पुस्तिका उसे किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। देखो, एक चीज़ समझो, जब तक तुम्हारी किसी के साथ तुम खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि देखो, अगर फील्ड में तुम अकेले खड़े हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही सबसे आगे खड़ा हूँ, लेकिन जब और भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे तब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो ऐसे तो सभी लोगों को लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, मैं अच्छा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, लेकिन जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरी क्या क्या कमी है। तो मैं आज आप लोगों को एक कॉपी शेयर कर रहा हूँ, जिस कॉपी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आप लोग हिंदी की कॉपियों की आंसर शीट कैसे लिखोगे। और इस प्रकार से आप लिखते हो तो काफ़ी आपके अच्छे हद तक नंबर भी अच्छे आएंगे, अच्छे क्या नंबर ही अच्छे आएंगे, और आप लोगों को एक सटीक तरीका भी मिल जाएगा किस प्रकार से हमें आंसर लिखनी है। तो ये कॉपी 12th क्लास की है। देखो, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे 10th क्लास का चाहे 12th क्लास का, क्योंकि देखो सिंपल से जैसे गद्दांश पद्यांश आते हैं वैसे ही तुम्हें भी अदर आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से सेम ही रहने वाला है सब कुछ। अब चाहे तुम लोग अपना क्या निबंध लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो या संस्कृत के श्लोक लिख रहे हो, तो सभी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका कोई सा भी हो, चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, क्योंकि आंसर जो लिखोगे सेम फॉर्मेट में ही लिखना होगा आप लोगों को। तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करने होते हैं। तो जैसे देखो, ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये एमसीक्यू बेस्ड दिए गए हैं। कैसे हैं? एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो जैसे देखो, इसमें आंसर में लिखा है, फर्स्ट में क्या लिखा है, प्रश्न फर्स्ट के का उत्तर। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, फिर आंसर लिखना है, जो भी आंसर हो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे दूसरा है प्रश्न के खा का उत्तर, फिर संपूर्णानंद। इस प्रकार से जो हमें आंसर दिए गए हैं, मतलब पहले क्या लिखा गया, क्वेश्चन लिखा गया, फिर क्वेश्चन के कौन सा किसका पूछा गया वो लिखा गया, प्रश्न के खा का उत्तर। तो इस प्रकार से आपको डालना है, जिससे क्या होता है, एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो उसे काफ़ी सरलता मिलती है कॉपी चेक करने में। तो ये तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर होगी कि आप लोग कैसे देने होंगे आपको। नेक्स्ट आगे देखो, ये सभी एमसीक्यू के ही हैं आंसर हैं, तो आप लोग आसानी से इसी प्रकार से दे सकते हो। आगे देखो, जो आता है हमारा गद्यांश या पद्यांश स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सेम उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या लिखना है। जैसे प्रश्न 2 के का उत्तर, प्रश्न 2 के खा का उत्तर, प्रश्न 2 के गा का उत्तर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है, आगे देखो, जो जिनसे पंक्तियां वगैरह ली जाती हैं, तो उन प्रकार से संदर्भ या रेखांकित वगैरह जो लिखते हो या प्रसंग वगैरह लिखते हो, तो उसे कैसे लिखना है वो देखो। तो जैसे यहाँ लिखा है, उपयुक्त पंक्तियों में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने योगदान के मुताबिक अपने ही मूल्यांकन आंकना चाहिए, मूल आंकना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलती है, हाँ, सब हम ब्लू पेन से ही नहीं लिखते हैं, जो हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो उन्हें हाईलाइट करते हैं किससे, ब्लैक पेन से। आगे देखो, व्याख्या लिखनी है तो हम लोग सीधी हेडिंग डाल देते हैं व्याख्या। व्याख्या ना डाल के यहाँ क्या देखो डाला गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी हमें सीधी डार्क व्याख्या नहीं लिखनी, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट देखोगे, देखो जब संदर्भ लिखा तो संदर्भ में क्या था, संदर्भ हेडिंग डाली, उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी गद्य खंड में संकलित, फिर जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखा, वो भी ब्लैक पेन से, नामक पाठ से अपसरित है, जिसके लेखक को भी ब्लैक पेन से लिखा। उसके बाद अंडरलाइन भी कर दी। अंडरलाइन किस वजह से कर दी, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे इन पॉइंटों पर हाईलाइट बना रहे हैं। तो ये देखो, संदर्भ लिखने का तरीका आयोग आपको यहाँ से मिला होगा, कैसे हम अच्छे से अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद जो हमें गद्यांश दिए जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सीधा आंसर डाल देते हैं लेकिन लिखते नहीं। तो देखो, उसका सही तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न डालोगे, प्रश्न 4 का उत्तर है ये ना, तो प्रश्न 4 का उत्तर, फिर डॉट डॉट में लिखने, जैसे छाया मानव की डॉट डॉट लेकर के कहाँ तक ये गद्यांश है, लेने वाली दोपहरी। आपको ऐसा नहीं कि गद्यांश पेपर में पूरा दिया तो आप पूरा लिखो, नहीं, स्टार्टिंग के पॉइंट 2-3 शब्द ले लो और डॉट डॉट बीच में लगा के लास्ट वाली लाइन लिख दो। उसके बाद जो भी आंसर है उन्हें लिखो। जैसे फर्स्ट का उत्तर है वह सूर्य जो नगरों के बीच में उदित हुआ था। तो देखो, जो मेन पॉइंट था उससे इन्होंने ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करके लिखा। सेम इस जगह भी देखोगे, ब्लैक पेन और अंडरलाइन से करके लिखा। यहाँ देखो, काल सूर्य के रथ के रूप में अलंकार है, तो जो चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट करके लिखा, जिससे क्या हो, एग्जामिनर को थोड़ी कॉपी अट्रैक्टिव लगे। कॉपी एग्जामिनर जब दिखता है तो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आगे देखो,
सेम जैसे मैंने अभी बताया था, लिखना क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ देखो हेडिंग डाली रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर सेम वैसी व्याख्या लिखी है। उसके बाद संदर्भ का वही फॉर्मेट रहा, जो भी मेन पॉइंट उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा, जो भी आगे दिए जाते हैं। तो ये तो आप लोगों के संदर्भ और व्याख्या की बात हो गई। तो वही चीज है, हिरोशिमा और नामक शीर्ष से अवतरित है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को याद रखना, संदर्भ में जो मेन पॉइंट है उन्हें ब्लैक पेन से लिखोगे और अंडरलाइन भी करना है, जिससे थोड़ी कॉपी अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद देखो, जब जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है, प्रश्न 5 के का उत्तर, जो प्रश्न 5 का है उसके का उत्तर है ये। उसके बाद ये तो हमारा क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है। उसके बाद जब लिखना था, तो जैसे किसका लिखा, उन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा है, तो ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाल दी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उन्होंने एक लिखा स्मरणीय बिंदु। अपने लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट साहित्य परिचय डाल के और लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा, स्मरणीय बिंदु, फिर उसमें मेन पॉइंट लिख दिए, जैसे जन्म का समय लिखा, फिर मृत्यु का समय लिखा, फिर जन्म स्थान लिखा, प्रमुख रचना लिखी। ये हमें स्मरणीय बिंदु में दर्शानी है। इसके बाद फिर हम लिखते हैं इनका जीवन परिचय। आप लोग अच्छे से देख सकते हो इस कॉपी में किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग डाली कि प्रश्न का उत्तर है, फिर किसका लिख रहे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हैं। फिर स्मरणीय बिंदु लिखे, उनके जन्म मृत्यु जन्म स्थान रचना लिखी। उसके बाद हेडिंग डाली हमने साहित्य परिचय। फिर जो भी साहित्य परिचय है नॉर्मल वैसे ही अपने लोग लिखते हैं, सेम वैसे ही दिया गया, कुछ खास नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी का एक श्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार तथा प्रसिद्धकार थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सफल बनाया, इन्होंने सेवा की वजह स्मरणीय। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से ये इनके साहित्य परिचय को लिख सकते हो। आ गया प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं वगैरह देखो इन्होंने हेडिंग डाल के लिखी हैं। जैसे प्रमुख रचनाएं होगी, इनकी प्रस्तुत रचना निम्नलिखित हैं। फिर अशोक के फूल, कुटुज, ब्रह्मांड भट्ट की आत्मकथा, इस प्रकार से ये लिखी हैं। उसके बाद जैसे 5 का का उत्तर आता है तो हेडिंग वही डालोगे, प्रश्न 5 की का उत्तर। फिर इन्होंने हेडिंग डाला मैथिली शरण गुप्त, सेम उसी पॉइंट में लिखा, स्मरणीय बिंदु लिखी, उनकी जन्म मृत्यु जन्म स्थान योग और प्रमुख रचना। तो आप लोगों को ये तरीका फॉर्मेट देखना है कि हमें किस प्रकार से लिखना होगा। तो आप आसानी से इसी प्रकार से लिखोगे। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि हमें किस प्रकार से आंसर लिखने हैं। तो ये सेम जैसे ऊपर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, वैसे ये यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का भी दिया गया। तो सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको रिपीटेशन में बताई। आगे देखते हैं आगे कैसे लिखा जाएगा। आगे का जो सॉल्व किया गया, यहाँ पर देखो साहित्य परिचय, तो सेम जैसे वहाँ भी लिखा साहित्य परिचय लिख देना आपको, हेडिंग डाल के साहित्य परिचय, और उसके जो मुख्य पॉइंट लगते हैं वो से आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके रखोगे। फिर रचनाएं हैं, जो भी रचनाएं दी जाती रचनाएं लिख दोगे। उसके बाद आता है कहानी। ये 12th क्लास में कहानी आती है। जैसे इसमें 12th क्लास में कौन सी कहानी आती है, पंचलाइट, जो काव्य खंड से पूछी जाती है। 12th में पंचलाइट कहानी दी गई है। तो देखो इसका लिखने का तरीका समझो, 10th क्लास में भी एक काव्य खंड से आती है, तो आप अपने हिसाब से देख लो, बस फॉर्मेट देखो कि किस तरीके से हमें लिखना होगा। तो देखोगे तो देखो लिखा है पंचलाइट। स्टार्टिंग इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा क्योंकि ये मुख्य पॉइंट था। पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स या गैस की लालटेन है। उसके बाद देखो मेहता टोली, 10 रुपए की पूजा का सामान, पंचलाइट, ये कुछ मेन पॉइंट हैं जिन्होंने जिससे ब्लैक पेन से लिख रखा है। देखो आखिरकार पंचलाइट जला पाएगा कौन। और एक चीज़ याद रखो, अपने लोग क्या तुम में से काफ़ी लोगों के ये होता है जब पैराग्राफ चेंज कर देते हो तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ से देखो, यहाँ पैराग्राफ क्वेश्चन छोड़ा, फिर ये लिखने का भी तरीका देखो, पंचलाइट गोदान कहाँ से एंड करते हैं, फिर किस प्रकार से लिखते हैं। ये तो आपको पता हो गया कि जो मेन पॉइंट लगेंगे उन्हें ब्लैक पेन से लिख दो। फिर यहाँ देखो चले जाते हैं, फिर ये चाहे तो यहाँ से भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ से लिखना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कॉपी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन पॉइंटों को आप आसानी से देख लो कि पैराग्राफ हम कहाँ पर एंड कर रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉपी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, जिससे और अच्छी कॉपी लगने लगती है। उसके बाद देखोगे यहाँ नाटक दिया गया है, तो नाटक लिखा, प्रश्न 7 का उत्तर। नाटक डाला कुहासा और किरण, फिर प्रमुख पात्र लिख दिए, अमूल पात्र जो भी दिए गए, फिर कुहासा और किरण का वो नाटक के फॉर्म में दिया गया है। तो देखो इन्हें पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे पहले क्या था, देशभक्ति, तो देशभक्ति के बारे में लिखा। फिर देखो इन्होंने जो बीच में इंपॉर्टेंट लाइन लिखी उन्हें पोस्ट ब्रैकेट में बंद करके भी दिखाया, जिससे चीज़ और अट्रैक्टिव लगी। नाटक के अंदर जो भी मेन पॉइंट हैं या कुछ वार्तालाप है जो काफ़ी अच्छी है, तो उन्हें ब्लैक पेन से लिख दिया, हमारे लिए देश का सर्वोपरि है, देश की स्वतंत्रता
हमने प्राणों की बलिदान देकर पाई है, हम उसे कालंकित नहीं होने देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लगेंगी, उसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। फिर आगे हेडिंग डाला उत्साही युवक जो कहता है उसके बारे में। तो ये प्रकार से नाटक है, जिस प्रकार से नाटक दिखाया गया है। तो ये सेम चीज़ है, उसी प्रकार लिखें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी रखती रहे आपको कि ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें ब्लैक पेन से लिख दीजिए। ये तो चलो नाटक हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखो, ये उत्साही व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, मतलब नाटक के फूल में मिलते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखो संस्कृत का जो स्टैंजा यानी पैराग्राफ आता है उसका आंसर लिखना है। यहाँ से खंड खा हमारा शुरू हो जाता है, तो हेडिंग डाल दोगे खंड खा। फिर लिखना प्रश्न 9 के का उत्तर। फिर सेम जैसे मैंने हिंदी में बताया था, स्टार्टिंग की आगे की लाइन है और डॉट डॉट करके लास्ट की लाइन। फिर उसके बाद संदर्भ लिखोगे, तो संदर्भ आपको पता चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें हम ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे। उसके बाद आगे आप लोग सीधा डाल देते हो अनुवाद। अनुवाद ना डाल के क्या हेडिंग डालोगे, हिंदी में अनुवाद, उसके बाद डैश करके फिर लिखना है। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार हम दोनों पैराग्राफ आते हैं, एक श्लोक आते हैं, एक चैप्टर से आता है, तो दोनों की आसानी से उसी फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। आगे देखो, जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे को किस प्रकार लिखा है, तो हेडिंग डाली सेम वैसी डालो। 10 के प्रश्न का उत्तर है। फिर मुहावरा, ईद का चांद होना, अर्थ कभी कभी दिखाई ना देना। फिर वाक्य प्रयोग, राम जब से दिल्ली गया है वह ईद का चांद हो गया। इस प्रकार से आप मुहावरे का आंसर दे सकते हो। उसके बाद ये कुछ संधि वगैरह हैं, तो इस प्रकार संधि लिख सकते हो। आगे देखो 11 का उत्तर दिया गया। जो विभक्ति वगैरह पूछी जाती है उन्हें इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लास 10 में विभक्ति नहीं पूछी जाती है अब, क्योंकि MCQ में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 12th क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखोगे प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं ये, तो इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर डाल के। यहाँ लिखा है, तो देखो जो अलंकार वगैरह पूछे जाते हैं और रस वगैरह, तो यहाँ देखो वीर रस डाला, फिर हेडिंग लिखी। लेकिन इन चीज़ों को याद रखना, जो भी इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो ब्लैक पेन से लिखते रहे। उदाहरण देखो इस प्रकार लिखा गया है, ठीक। और आगे स्पष्टीकरण, हम 12th वाले क्या करते हैं, नॉर्मल लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण भी साथ में जरूर देना है। स्पष्टीकरण में क्या होता है, स्थायी भाव क्या है उसे दिखाना है, आलम्बन विभाव क्या है वो लिखाना है, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आप लोगों को लिखना है। ये नहीं कि सामने तो सिर्फ परिभाषा और उदाहरण पूछा था, उदाहरण और परिभाषा देख के छोड़ दो। अगर ये पॉइंट भी आप लोग लिखते हो तो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कॉपी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम भाई देखो अलंकार था, ऊपर रस लिखा गया, तो अलंकार भी उसी सेम फॉर्मेट में लिखा गया। यहाँ पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, स्पष्टीकरण जरूर देना है। उसके बाद देखो छंद चौपाई है, छंद चौपाई दिए गए। तो यहाँ तो नॉर्मल आप लोग परिभाषा से लिखते हो तो सेम वैसे ही लिखा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना, जब भी आप उदाहरण लिखोगे तो उदाहरण में मात्राएं जरूर लगाने। जैसे यहाँ देखो मात्राएं लगा के लिखी हैं, तो उदाहरण में मात्राएं जरूर लगाना, जिससे भी एग्जामिनर देखता है तो उसे स्पष्टीकरण हो जाए कि ये चौपाई का ही उदाहरण लिखा गया है। और लास्ट में स्पष्टीकरण जरूर दे देना है, जैसे यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है इस प्रकार से स्पष्टीकरण आपको जरूर देना है। आगे देखो, यहाँ देखो एप्लीकेशन है, पत्र देखो। अब इसे देखो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र दिया गया है। लिखने का तरीका देखो सेवा में नॉर्मल, ये तो सभी लोग आप लिखते हो तो होते हैं। उसके बाद विषय भी डाल देते हो, ब्लैक पेन से हो जाता। फिर देखो इन्होंने जो मेन पॉइंट है उससे कैसे लिखोगे आप, ब्लैक पेन से किस पॉइंट को हाईलाइट किया। निवेदन इस प्रकार की, मैंने वर्ष 2015 XYZ जो भी डालने होगी आपको। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अभी तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके बैंक विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार को, युवकों को जो भी अमाउंट है अमाउंट तक का ऋण प्रदान करता है। अतः मुझे कुटीर उद्योग के लिए जो भी अमाउंट फिल करोगे वो करोगे। और आगे अतः अपनी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, तो इस प्रकार से आप लोगों को पॉइंट हाईलाइट करने जो इम्पोर्टेंट है उन्हें, जैसे ईयर है, नाम हो गया, या अमाउंट हो गया, या योजना का नाम हो गया। तो इन चीज़ों को आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करोगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना होता है, दिनांक लिखना, जो भी डेट डालोगे XYZ जो भी आपको लगता है वो डेट डाल दोगे, ठीक। उसके बाद नाम, पिता का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर। यहाँ आप XYZ जैसे हिंदी इंग्लिश में लिख देते हो तो हिंदी में कावा सा यार अलावा लिख के छोड़ सकते हो। आगे देखो मेन चीज़ आती है निबंध, सबसे इंपॉर्टेंट है निबंध का फॉर्मेट। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि निबंध कैसे लिखना है।
तो निबंध जैसे यहाँ लिखा गया, निबंध टॉपिक क्या था, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। उसके बाद देखो किन लाइनों से स्टार्ट किया, आज की दुनिया विचित्र विहीन नवीन प्राकृतिक सर्वोत्र है, विजयी पुरुष आसीन, हे बधे नर के करों में, बर वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। याद रखो कुछ पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो भी टॉपिक दिए जाते हैं आपके निबंध के, उन पर इंपॉर्टेंट लाइन्स लर्न कर लो जो इन्हें स्टार्टिंग में लिख सको। उसके बाद देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोग क्या डालते हो, निबंध डालो, उसके बाद हेडिंग डालते हो, लिखना शुरू कर देते हो। इससे ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में तुम्हें रूपरेखा तैयार करनी है कि इस निबंध के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे। जैसे रूपरेखा के में क्या लिखा था, प्रस्तावना लिखेंगे, फिर विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिन्न रूप में, परिवहन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, घरेलू उपयोग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। तो आप लोग क्या करते हो, मेन डायरेक्ट हेडिंग लिखते हो। इससे क्या पता चलता है, ये रूपरेखा हमने क्या लिखा, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि निबंध में तुमने लिख क्या रखा है। उससे आसानी से बाहर से ही दिख जाएगा कि आपने निबंध में क्या क्या दिया है। तो जिससे क्या होता है, उससे पता चला। आपका क्या लगता है, एग्जाम में पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता है, वो ऊपर से एक दो लाइन पढ़ता है, उसके बाद मन बना लेता है कैसे क्या नंबर देखें। लेकिन जब रूपरेखा देखोगे तो अब आप लोगों को इस रूपरेखा खुद से ही देखो, तुमने अभी निबंध तो नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हें लगता है कि निबंध में बहुत अच्छा लिखा गया है, कितने अच्छे से लिखा गया, अच्छा होगा, ऊपर से देखने से पता चल जाता है। तो आप लोग इसी प्रकार से रूपरेखा जरूर तैयार करें। तो आई होप आपको समझ में आया कि निबंध किस प्रकार से लिखना है। फिर नॉर्मल वैसे ही हेडिंग लिखते रहोगे और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते जाएं उन्हें हाईलाइट करते चलो, ब्लैक पेन से लिखते रहो। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, कैसे कोई कोट्स वगैरह हो गए, किसी के द्वारा कुछ कहे गए कथन है, तो इनको भी बीच में डालते रहना, तो और अच्छा अट्रैक्टिव लगता रहता है। तो इसी प्रकार से ये देखो आंत तक इन्होंने हेडिंग डाली है, और लास्ट में उपसंहार यानी कंक्लूजन जो दिया जाता है, निष्कर्ष, उसको आपको जरूर लिखना है। तो उपसंहार के रूप में इन्होंने लिखा है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट श्लोक या पॉइंट के रूप में भी डाल सकते हो, कोटेशन के रूप में। तो इस प्रकार ये आपकी ओवरऑल कॉपी हो गई है, जिस प्रकार से आप हिंदी का लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार से हिंदी की कॉपी को लिखना होता है। तो आप लोग एक बार सभी लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इससे कुछ समझ में आया या नहीं, आप लोगों को कितनी हेल्पफुल रही है वीडियो, आप लोगों को कितना सुधार हो सकता है। तो आप लोग एक बार अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट में। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।